General Surgery, Apollo Hospital, Noida. The topic of discussion is cellulitis. आज हम सेलुलाइटिस पे बातें करेंगे. सेलुलाइटिस इज अ पोटेंशियली बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन जिसमें स्किन एंड डीपर टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है. ये इनिशियली शुरू होता है बहुत छोटे एरिया से. कहीं पे हमें कट हो जाता है या कहीं पे स्क्रैच मार्क आ जाते हैं, वहाँ पे हल्का सा रेडनेस स्टार्ट होता है. उसके बाद वो वहाँ पे स्प्रेड करना शुरू करता है. हम लोग इस चीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं. हमें इसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए. और जब भी हमें कोई कट होता है या कोई स्क्रैच मार्क आते हैं या कुछ आता है वहाँ पे, तो हमें उसको अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए. इसके लक्षण क्या होते हैं, जिसको सिम्टम कहते हैं? इसमें अफेक्टेड एरिया लाल हो जाता है, वहाँ पे रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, वहाँ पे कई बार आपके ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, पेन होता है, स्किन का डिम्पलिंग स्टार्ट हो जाता है. कई बार वहाँ से येलो कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज शुरू होता है. अगर इस इन्फेक्शन को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये हमारे लिम्फ नोड में चला जाता है, जिससे हमें अफेक्टेड एरिया में क्रोनिक स्वेलिंग आ जाती है, एडेमा आता है वहाँ पे. और सीवियर केसेस में ये हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जा कर के पेशेंट अंडरगोन इनटू सेप्टिसिमिया. दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन. इसलिए हमें इस बारे में जागरूक होना चाहिए और हमें इसका टाइमली इलाज कराना चाहिए. अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इन्फेक्शन आपके बॉडी में आया कहाँ से. यूजुअली ये स्किन के क्रैक से इंटर करता है. द रिस्क फैक्टर जो इसमें होते हैं वो स्किन क्रैक्स होते हैं, स्किन की कंडीशन एक्जिमा होता है, कभी कभी वहाँ पे कोई पंक्चर मार्क होता है, इंजरी होती है. उस कंडीशन में वो एरिया से बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कर जाता है. कई बार कुछ पेशेंट जो डायबिटिक हैं, जो कीमोथेरेपी पे हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनकी जो स्टेरॉयड पे हैं, वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर उनमें ज़्यादा होता है इसका, कि उसमें सेलुलाइटिस बहुत जल्दी डेवलप कर जाती है. अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है, बेड सोर हो रहा है, उस कंडीशन में सेलुलाइटिस डेवलप करती है. सम टाइम बर्न के केसेस में भी सेलुलाइटिस देखा गया है. द काउजेज ऑफ सेलुलाइटिस इज मोस्ट कॉमनली इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो ये इन्फेक्शन करते हैं. एक स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होता है, दूसरा स्टेफाइलोकोकस होता है. इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में एक वैरायटी होती है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन करता है. सो इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, बट यूजुअली अफेक्ट द लोअर लिम्ब. Bacteria most likely enter through disrupted area of the skin and some injury, some skin condition, a patient has a recent surgery, cuts, puncture wound और अल्सर, एथलीट फूड, कहीं से भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर करके वहाँ पे कोलोनाइज करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है. अब हम आप इसके बारे में ये बताना चाहते हैं आपको कि कई बार एनिमल बाइट्स भी एक रीज़न होता है सेलुलाइटिस का. रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत सारे हैं इसमें रिस्क फैक्टर, जिसमें पहला रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई इंजरी होती है तो आपको सेलुलाइटिस हो सकता है. एनी कट, फ्रैक्चर, बर्न और स्क्रैप गिव्स बैक्टीरियल एंट्री पॉइंट. दूसरा है आपका वीकेड इम्यून सिस्टम कंडीशन लाइक डायबिटीज मेलाइटस, ल्यूकीमिया, HIV, एड्स, पेशेंट इज ऑन कीमोथेरेपी, सर्टेन मेडिकेशन
which weaken the immune system can leads to cellulitis. Third one is the skin condition in which eczema, athlete foot are two things. And the most important is dry skin, which leads to bacterial entry points. Chronic swelling of the arm और लेग, अगर कुछ लोगों का पैर हमेशा सूजा हुआ रहता है, वो कहते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारा पैर तो ऐसा ही फूला रहता है जी, हमारे को तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बस पैर में सूजन रहती है थोड़ी सी। तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, अगर ये सूजन है वहाँ पे तो उनको सेलुलाइटिस डेवलप होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको पहले कभी सेलुलाइटिस हुआ है तो आप बहुत हायर रिस्क पे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिकरेंट होता है और इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। अगर कोई सेलुलाइटिस की हिस्ट्री है आपको, उस कंडीशन में अगर कहीं पे कोई रेडनेस डेवलप करता है, कोई पेन होता है, स्वेलिंग आती है, उस कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। सेलुलाइटिस क्या करता है? हम कभी भी सेलुलाइटिस को सीरियसली हम लोग नहीं लेते हैं। जब भी सेलुलाइटिस होता है हम उसको समझते हैं कि हल्का फुल्का ये लाल हो रहा है, ठीक हो जाएगा, और घर वाले भी हमारे इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। बट जब वो अस्पताल आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, उस कोई कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ ही जाती है या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से अपने स्किन का केयर करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होती है। अगर आपको बार बार सेलुलाइटिस होता है तो आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम में कुछ खराबी आ जाएगी। उस कंडीशन में आपके जो अफेक्टेड एरिया है, लाइक योर लेग और योर हैंड, इट बिकम क्रोनिक, इट बिकम स्वेलन, जो कि जाएगी नहीं स्वेलिंग, हमेशा वो स्वेलिंग रहेगी। और आपको ये चीज़ें देखनी है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, सीरियसली होता है, तो आपको वहाँ नेक्रोटाइजिंग फैसियाटिस डेवलप कर जाएगी। नेक्रोटाइजिंग फैसियाटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको इन्फेक्शन डीपर टिश्यू को पेनिट्रेट कर जाता है और अंदर सीट ऑफ पस आ जाता है वहाँ पे। उस कंडीशन में, ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें आपको फीवर आना शुरू हो जाता है, आपको चिल्स एंड राइगर्स होने लगते हैं। अगर आप सेप्टिसेमिया डेवलप करते हैं, आपके ब्लड में इन्फेक्शन जाता है, तो उस कंडीशन में आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके ब्लड प्रेशर फॉल कर सकती है। इन दैट कंडीशन आपको हमें इसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ता है। इमरजेंसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको अस्पताल जाना चाहिए, आपको इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है। उस कंडीशन में आपका प्रॉपर बहुत एक्टिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ऐसा सिचुएशन ना आने दें, ऐसी अवस्था ना आए जिसमें ये चीज़ आपको देखना हो। दूसरा चीज़ ये होता है कि हम इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस यूजुअली कैन बी डन बाय द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर आपको एग्जामिन करके बता देंगे कि आपको सेलुलाइटिस हो रहा है और वो प्रॉपरली आपका इलाज कर देंगे। दूसरा चीज़ है ब्लड टेस्ट जो करते हैं, वो ये देखने के लिए करते हैं कि कोई आपके इन्फेक्शन कहीं आपके ब्लड स्ट्रीम में तो नहीं चला गया। उसमें हम यूजुअली टोटल ल्यूकोसिटिक काउंट देखते हैं कि कितना है। अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अंडरलाइन कहीं ना कहीं कोई पास का कलेक्शन हो रहा है एंड दैट नीड्स एक्टिव सर्जिकल इंटरवेंशन। ट्रीटमेंट वाइज अगर आप इसको देखेंगे कि भाई आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसका इलाज कैसे होना है, तो इनिशियली अगर आपको कोई भी सिम्टम आते हैं सेलुलाइटिस के, इन दैट कंडीशन आपको ओरल मेडिकेशन ही दिया जाता है। आपको एंटीबायोटिक चाहिए होता है। इनिशियली 5 to 7 डेज हम एंटीबायोटिक देते हैं और अगर 2-3 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है तो हम एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन बढ़ा करके 10 to 14 डेज तक जाते हैं और यूजुअली आप ठीक हो जाते हैं। दूसरा
जो इलाज का तरीका ये है कि हम पेशेंट को ये मना करते हैं कि भाई आप पैर को या अफेक्टेड एरिया जो भी है, आपका हाथ है, पैर है, जो भी, उसको आप नीचे हैंग ना करें, उसको डिपेंडेंट एरिया में ना रखें, नहीं तो वहाँ पे इडेमा बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ करेगा। इन दैट कंडीशन आपको वहाँ आप रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पहला चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट में ओरल मेडिकेशंस है। दूसरा है लिम्ब एलिवेशन। थर्ड वन इज आपको कई बार अगर एडिमा होती है तो हम वहाँ पे एक ड्रेसिंग भी करते हैं, जिसको हाइग्रोस्कोपिक ड्रेसिंग है, ये सुमैक की ड्रेसिंग करते हैं, येलो कलर का एक मेडिसिन होता है, उसकी लेप लगाते हैं और उसको 48 टू 72 आवर तक रख देते हैं विथ रेस्ट एंड एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक पेन किलर देते हैं। यूजुअली कंडीशन सबसाइड कर जाता है, आप ठीक हो जाते हैं बिल्कुल ग्रेजुअली। अगर कोई स्मॉल एरिया ऑफ पस कलेक्शन डेवलप करता है तो इट कैन बी ड्रेन लोकल अंडर लोकल नेसेसिया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर आपको ओरल मेडिकेशन दिया गया बट आपने कोई इम्प्रूवमेंट शो नहीं किया, उस एरिया में हार्डनेस बढ़ रही है, रेडनेस बढ़ रही है, वहाँ पे आपके सिम्टम सबसाइड नहीं कर रहे हैं, आपका दर्द बढ़ रहा है, बुखार आना शुरू हो रहा है आपको, उस कंडीशन में आपको आईवी एंटीबायोटिक्स पे डालना पड़ता है। आईवी एंटीबायोटिक्स यूजुअली हम लोग हॉस्पिटल सेटअप में एडमिशन करके देते हैं। उस कंडीशन में हम पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, लिम्ब एलिवेशन, पेन किलर एंड सुमैक ड्रेसिंग, ये सारा कुछ करते हैं। ग्रेजुअली पेशेंट रिकवर कर जाता है। हॉस्पिटल आईवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत एक्सट्रीम ऑफ एजेज में ज़्यादा होती है। बच्चों में या बुज़ुर्गों में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा चीज़ ये है सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में हम तभी करते हैं जब वहाँ आपके स्किन के ऊपर स्किन की नेक्रोसिस हो रही हो या अंडरलाइंग पस कलेक्शन हो। द ड्रेडेड कंडीशन इज नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस। इन दैट कंडीशन क्या होता है कि डीपर लेयर में इन्फेक्शन चला जाता है और अंदर के टिश्यूज डेड हो जाते हैं, वहाँ पस का कलेक्शन हो जाता है। इन दैट कंडीशन हमें वहाँ पे मल्टीपल कट्स करना होता है। जो भी डेड टिश्यू हैं हम उसको निकाल देते हैं, जिसको डिब्राइडमेंट कहते हैं। उस एरिया को हम प्रॉपरली वॉश करते हैं, उसके बाद उसकी रेगुलर ड्रेसिंग करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ग्रेजुअली स्वेलिंग सबसाइड हो जाता है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इन द मीन टाइम सम टाइम व्हाट हैपेंस, स्किन लॉस, कुछ अगर स्किन की नेक्रोसिस होती है, स्किन डेड होते हैं, तो जो भी डेड पोर्शन होता है हम उसको नहीं छोड़ रखते, हम उसको ग्रेजुअली ड्रेसिंग के दौरान भी निकालते रहते हैं। अगर स्किन लॉस ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में हम प्रॉपरली ड्रेसिंग करने के बाद महीने 1.5 महीने के बाद एरिया हेल्दी होता है, उस हम प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करके फिर वहाँ पे ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है तो हम ग्राफ्टिंग करते हैं। अदरवाइज अगर प्राइमरी क्लोजर कर सकते हैं तो हम उसको प्राइमरी क्लोजर करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सेलुलाइटिस में बचाव बहुत ज़रूरी है। आपको सेलुलाइटिस में ये ध्यान रखना है कि आपको कॉम्प्लिकेशन या फर्दर डिजीज स्प्रेड ना करे। उस कंडीशन में आपको अपने हाथ, पैर, बॉडी सब जगह अच्छे से वॉश रखना है, अपने स्किन को क्लीन रखना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट लगाना है। अगर आपको कोई इंजरी होती है या कोई कट होता है, उस कंडीशन में आप प्रॉपरली वॉश करें, एंटीबायोटिक लगाएं वहाँ पे और ध्यान रखें कि वो 2-3 दिन में वो कंडीशन ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा क्या है कि आपको बेयर फुटेड वॉक नहीं करना है। खाली पैर अगर आप चलेंगे तो बहुत चांस है कि बैक्टीरिया आपकी कोई एंट्री मिल जाएगी और वहाँ पे सेल्यूलाइटिस डेवलप कर सकती है। दूसरा क्या है कि आप कोई भी इन्फेक्शन के साइन को वॉच करते रहिए। अगर वहाँ पे रेडनेस बढ़ती है, पेन बढ़ता है, कुछ हो रहा है, स्वेलिंग बढ़ रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। गुड स्किन केयर इज मस्ट फॉर द प्रिवेंशन। आप अपने पैरों पे अच्छे से ध्यान रखें, फुट केयर बहुत ज़रूरी है, फुट केयर रखें। और उसके बाद अपने स्किन को ड्राई ना होने दें। रेगुलरली आप बाथ लेने के बाद मॉइस्चराइज़र का यूज कर सकते हैं। अपने नाखूनों
को काटते समय ध्यान रखें कि साइड में या नाखून के कॉर्नर पे इंजरी ना हो। आप अपने हाथ और पैर को बचा के रखें, ग्लव्स पहने, प्रॉपर फुटवेयर पहने, और अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको प्रॉम्प्टली आप ट्रीट करें। ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इससे बचाव संभव है। अब लाइफ स्टाइल थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर होता है, तो ओबेसिटी को से बचें थोड़ा। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर आप डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, ब्लड शुगर कंट्रोल करें, सारी चीज़ें को ध्यान रखें, तो यूजुअली इन चीज़ों से बचा जा सकता है। खुद से ज़्यादा इलाज करने की कोशिश ना करें। अगर 2-3 दिन में आपके कोई भी कट, कोई भी रेडनेस एरिया ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछा है हमारे व्यूअर ने कि क्या क्या मैं कुछ ऑइंटमेंट वगैरह वहाँ पे लगा सकती हूँ। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि आप हल्के फुल्के एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट कोई लगा सकते हैं आप, लेकिन वो आपको इम्प्रूवमेंट शो होना चाहिए। अगर आप ऑइंटमेंट लगाते हैं और आपके एरिया ऑफ रेडनेस आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसमें बहुत लंबे समय तक आप वहाँ पे ऑइंटमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है आप लगाइए ऑइंटमेंट। आप ऑइंटमेंट लगा करके आप देख लो, सुबह शाम 2 बार लगा लो, 2 दिन लगा के देखो। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। दूसरा क्वेश्चन हमारे व्यूअर ने पूछा है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सावधानी में मैंने जैसा पहले डिस्कस किया है आपको कि इसमें आपको आपको इंजरी से बचना है। आपको किसी भी तरह का कोई भी इंजरी अगर होता है तो आपको उसमें बचाव चाहिए होता है। आप प्रॉपरली उसको वॉश कीजिए, सोप से वॉश कीजिए, वाटर से वॉश कीजिए, और आप ध्यान रखिए कि ये ठीक हो जाए आपका 2-3 दिन में, नहीं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्ते। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और आपको जानकारी मिली होगी।